संजय सिंह आप सभी को आप सब यूट्यूब चैनल संजय ऑनलाइन स्टडी जोन पर स्वागत करता हूं दोस्तों। यह आशा पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट नंबर 8 है। ठीक है, एसके झा सर के द्वारा निकाला गया प्रैक्टिस बुक है दोस्तों, और हम लोग बीएसएससी इंटर लेवल के लिए ये प्रैक्टिस बुक पढ़ रहे हैं। ऐसे तो जीके जीएस सभी के लिए इम्पोर्टेंट होता है, इसलिए आप लोग सभी लोग इसे देखें और अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएं दोस्तों। और आज का हम लोग इस चैप्टर में, इस प्रैक्टिस सेट में केवल और केवल हम लोग जीके देखेंगे और जीके ऑन जीएस देखेंगे। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 8 है, और आप लोग यदि 1 से लेकर के 7 तक प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ पर सारा प्रैक्टिस सेट उपलब्ध मिलेंगे दोस्तों। और साथ ही साथ यूटेरिया का प्रैक्टिस सेट, और आपको वॉल्यूम 2 भी है यूटेरिया का प्रैक्टिस सेट, और रूपानी प्रकाशन का, और आपका खान सर का प्रैक्टिस सेट। ये सारे वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे दोस्तों। यदि आप लोग नहीं देखे हैं, यदि आप लोग देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं, सारा वीडियो उपलब्ध मिलेगा। यदि आप लोगों को अच्छा लगता है दोस्तों तो इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के ग्रुप में खूब शेयर करें। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों, इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे की ओर चलते हैं। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में किस वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर किसे दिया गया है, पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर किसे सम्मानित किया गया है, तो वो बिहान तल्या को सम्मानित किया गया। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। कार्नोटाइट एक अयस्क है, तो कार्नोटाइट का एक अयस्क है, किसका अयस्क है कार्नोटाइट? तो कार्नोटाइट है कॉर्नेटाइट, जो आपको यूरेनियम का एक अयस्क है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। कार्नेटाइट यूरेनियम का अयस्क है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। कार्नेटाइट यूरेनियम का एक अयस्क है। ठीक है, नेक्स्ट को चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट में हाल ही में किसने 8वीं बार बैलन डी ओर पुरस्कार जीता है? तो 8वीं बार बैलन डी ओर पुरस्कार जीतने वाला कौन है? तो वो है लियोनल मेसी। 8 बार इन्होंने बैलन डी ओर पुरस्कार जीता है। लियोनल मेसी है जो 8 बार क्या जीते हैं, बैलन डी ओर पुरस्कार। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट को चलते हैं दोस्तों। चिड़िया पंखों से उसी तरह संबंधित है जैसे मछली से संबंधित है। तो चिड़िया पंखों से, ये रीजनिंग है दोस्तों। तो मछली किससे संबंधित है? तो मछली जो है आपको गलफड़े से संबंधित है, गलफड़े से। ठीक है, किसका निम्नलिखित में से किसका हृदय सिरा युक्त होता है? इस 4 ऑप्शन में से दिया गया है किसका हृदय सिरा युक्त होता है। तो देखिए, इसमें से मछली का हृदय सिरायुक्त होता है। मछली का हृदय क्या होता है? सिरायुक्त होता है। मछली के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो 2 कक्ष होते हैं। मछली या मत्स्य का हृदय के 2 कक्ष होते हैं जो रक्त को दिल में पंप करता है और वहां से रक्त शेष शरीर में जाता है। मछली का हृदय सिरायुक्त होता है क्योंकि इसमें केवल ऑक्सीजन रहित रक्त होती है, ऑक्सीजन रहित रक्त होती है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। किसका हृदय सिरा युक्त होता है? तो वो है मछली का। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। नेक्स्ट को चलते हैं दोस्तों। इसमें बंगाल विभाजन के समय या विषय में किसने कहा था विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा है? किसने ये कहा था कि बंगाल विभाजन जो हुआ है या विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह है? ये किसने कहा था? तो ये कहा था गोपाल कृष्ण। ये किसने कहा था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने कहा था। यह कथन सुरेंद्र नाथ बनर्जी का है। इन्होंने कहे थे कि जो विभाजन है, बंगाल विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह है। हमारे ऊपर कोई बम नहीं फोड़ा था अंग्रेजों ने, लेकिन जो बंगाल का विभाजन कर दिया था, आज का बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल का विभाजन कर दिया गया था, वो हमारे ऊपर एक तरह का बम का गिरा हुआ है, बम गिरा दिया गया है। ये कथन सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी का था। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर डी सही है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। देखिए, बंगाल विभाजन 1905 में हुई थी। कब हुई थी? 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था। इस समय कौन थे? इस समय वायसराय लॉर्ड कर्जन थे। कर्जन इस समय वायसराय थे, उन्होंने बंगाल विभाजन किया था। जबकि बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुई थी? 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी कि बंगाल को 2 भागों में बांट दिया जाएगा। ये घोषणा कब हुई थी? 20 जुलाई 1905 को हुई थी। बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावित हो गया था। यानी कि बंगाल को विभाजन कब से माना गया? 16 अक्टूबर 1905 को माना गया। बंगाल का विभाजन अंग्रेजों द्वारा भारत में फूट डालो और करों की नीति का क्रियान्वयन करने का एक हिस्सा था। स्वदेशी आंदोलन बंगाल विभाजन के खिलाफ प्रमुख विद्रोह था दोस्तों। ठीक है, तो बंगाल विभाजन में जो स्वदेशी आंदोलन चला था वो 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में आयोजित एक विशाल बैठक में बहिष्कृत प्रस्ताव पारित होने के साथ स्वदेशी आंदोलन को औपचारिक घोषणा की गई। और इसमें वंदे मातरम, बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन का कथानकन गीत यानी थीम सॉन्ग बन गया।
तो कब स्वदेशी आंदोलन चालू हुआ था? स्वदेशी आंदोलन 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन चालू हुई थी। ठीक है, देखिए बंगाल विभाजन की घोषणा 20 जुलाई 1905 को हुई थी, जबकि बंगाल विभाजन प्रभावित हुआ था 16 अक्टूबर 1905 को, और प्रभावित होने के साथ 16 अक्टूबर 5 को हुआ था, और 7 अगस्त जैसे ही घोषणा हुई बंगाल विभाजन के लिए, उसी तरह 7 अगस्त को वहां पर क्या हो गया कि एक मीटिंग बुलाई गई और उसी दिन स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ हो गया। स्वदेशी आंदोलन के स्टार्ट 7 अगस्त 1905 को ही माना जाता है दोस्तों। ठीक है, और 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन कर दिया गया और प्रभावी हो गया, और इसके बाद 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया। उस समय कौन थे गवर्नर जनरल? तो उस समय जो वायसराय थे लॉर्ड हार्डिंग थे। हार्डिंग द्वितीय ने रद्द कर दिया था बंगाल विभाजन को। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्यों चलते हैं दोस्तों, मैथ है, उसके बाद देखते हैं निम्नलिखित में से किन दो ग्रहों को छोड़कर से सभी ग्रह सूरज के चारों ओर वामावर्त घूमते हैं। तो दो ग्रह ऐसे हैं जो सूरज के चारों ओर दाएं तरफ से घूमते हैं, इधर से इधर घूमते हैं, बाकी सारे ग्रह हैं जो इधर से इधर घूमते हैं, एक क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज जो हुआ। तो वो कौन से ग्रह हैं? तो देखिए ये दो ग्रह का नाम है शुक्र और अरुण। शुक्र पहला से दूसरा और अंतिम से दूसरा, ये दोनों हैं जो क्या है, इन दोनों को छोड़कर बाकी सारे ग्रह हैं जो बाएं से दाईं ओर वामावर्त घूमते हैं, यानी सूरज के चारों ओर जो क्लॉकवाइज घूमते हैं। बाकी ये सारे ग्रह हैं एंटी क्लॉक। वामावर्त घूमने वाला ग्रह कौन है? नहीं है तो शुक्र और अरुण। वामावर्त घूमने वाला दो ग्रह नहीं है, बाकी सारे ग्रह दक्षिणावर्त घूमते हैं। ठीक है, ऑप्शन सारे ग्रह में शुक्र और अरुण है जो दक्षिणावर्त घूमता है। ठीक है, और वामावर्त घूमने वाला कौन है? तो आपको अन्य ग्रह हैं जितने भी शुक्र और अरुण को छोड़कर। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। वामावर्त ग्रह घूमने वाले दो ही हैं, शुक्र और अरुण। आगे चलते हैं दोस्तों, आगे है इसमें दिया गया है प्रश्न नंबर, आगे देखेंगे मानव शरीर में पायरुवेट का ऑक्सी विघटन कहाँ पर होता है? तो मानव शरीर में पायरुवेट का ऑक्सी विभाजन जो होता है कहाँ होता है? इसका विभाजन, ऑक्सी विभाजन मानव शरीर में जो होता है आपको माइक्रोकॉन्ड्रिया में होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है, माइक्रोकॉन्ड्रिया में। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट में है धान की खेती के लिए सर्वाधिक आदर्श मृदा कौन सी है? तो धान की खेती के लिए सबसे बेहतरीन मृदा जलोढ़ मृदा है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। जलोढ़ मिट्टी है जो धान की खेती के लिए सबसे उपयुक्त है। जलोढ़ मिट्टी प्रायः विभिन्न प्रकार के पदार्थों से मिलकर बनी होती है जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, जिसमें गाद, निशिष्ट तथा मृत्तिका के महीन कण तथा बालू तथा बजरी के अपेक्षाकृत बड़े कण भी होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर जलोढ़ मृदा है जो धान की खेती के लिए काफी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट की ओर निम्नलिखित, नेक्स्ट में चल रहे हैं हम लोग दोस्तों 98वां प्रश्न में। इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख निम्नलिखित में से एक से प्रसिद्ध है। तो इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख है जो किससे प्रसिद्ध है? तो यह समुद्रगुप्त से प्रसिद्ध है। इलाहाबाद समुद्रगुप्त से प्रसिद्ध है स्तंभ शिलालेख। इलाहाबाद का स्तंभ शिलालेख किससे है? समुद्रगुप्त से। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है, समुद्रगुप्त। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। कौशाम्बी जो जिसे इलाहाबाद कहा जाता है, समुद्रगुप्त के प्रशस्ति पत्र के रूप में प्रसिद्ध है। समुद्रगुप्त के राज्य कवि थे हरिसेन। हरिसेन ने इसको लिखा था, प्रशस्ति पत्र जो लिखा हरिसेन। यद्यपि यह मूलतः अशोक का उत्कीर्ण अभिलेख था, परंतु इसकी संबद्धता समुद्रगुप्त से अधिक है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। आगे की ओर चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट है, नेक्स्ट प्रश्न है इसमें कितने पुरुष अभिनेता, और ये तो रीजनिंग है दोस्तों, इसे नहीं हम लोग पढ़ेंगे, रीजनिंग नहीं। यहाँ पर एक और प्रश्न है दोस्तों, रीजनिंग नहीं है, यहाँ पर एक और प्रश्न है। कैंसर जो है, कैंसर के उपचार के लिए उपयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन है? कैंसर के उपचार के लिए उपयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन है? ये प्रश्न पूछा गया है। 4 ऑप्शन है। कौन से गैस से कैंसर का उपचार किया जाता है? हीलियम, आर्गन, क्रिप्टॉन, रेडॉन। तो कैंसर के उपचार के लिए क्रिप्टॉन। कौन से कैंसर के उपचार के लिए कौन सी गैस का प्रयोग किया जाएगा? तो कैंसर के उपचार के लिए आपको रेडॉन गैस की उपयोगिता की आवश्यकता है, रेडॉन गैस। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। रेडॉन एक रेडियो सक्रिय तत्व है, इसका उपयोग रेडियोथेरेपी के रूप में कैंसर रोग के इलाज में किया जाता है दोस्तों, रेडियोथेरेपी के रूप में कैंसर रोग के इलाज में। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन बिहार के भौतिक या भौगोलिक विभाजन का हिस्सा नहीं है? बिहार के भौगोलिक विभाजन का हिस्सा नहीं है, तो कौन नहीं है भौगोलिक विभाजन का हिस्सा? बिहार के मैदान, दक्षिणी पठारी मैदान, शिवालिक श्रेणी, अरावली श्रेणी। तो कौन नहीं है? यदि इसमें देख रहे हैं तो अरावली श्रेणी है जो बिहार के भौगोलिक विभाजन हिस्सा नहीं है। बिहार के बारे में पूछा है,
कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा बिहार के विभाजन का हिस्सा नहीं है? तो अरावली श्रेणी है जो बिहार के विभाजन का हिस्सा नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। ठीक है दोस्तों, तो यदि हम देखें इसमें ये बिहार के पश्चिम चंपारण जिले से उत्तरी भाग में 32 किलोमीटर लंबी, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम की टैगलाइन क्या है? बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम की टैगलाइन क्या है? तो बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम की टैगलाइन आनंदित बिहार या ब्लिसफुल बिहार। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। पर्यटन विकास निगम का टैगलाइन है ब्लिसफुल बिहार। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। MICR के असंक्षिप्त रूप में आई का अर्थ क्या है? तो MICR के असंक्षिप्त रूप में आई का अर्थ होता है, आई का मतलब क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है, आई का इंक होता है, इंक, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। MIR का होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। तो इसका आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। इसका होता है इंक। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट में दिया गया है, यदि हम नेक्स्ट को देखें तो इसमें दिया गया है सुल्तान अजलन शाह कप किस खेल से संबंधित है? तो सुल्तान अजलन शाह कप हम यदि देखें तो ये किससे संबंधित है? सुल्तान अजलन शाह कप ये आपको हॉकी से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। सुल्तान अजलन शाह कप है जो हॉकी से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। हॉकी से, हॉकी से कुछ और महत्वपूर्ण कप देखें, आगा खां कप, ध्यानचंद ट्रॉफी, बिट्टन कप, सिंघिया गोल्डन कप, सुल्तान अजलन शाह कप, ये सब क्या है? तो हॉकी से संबंधित है। सुल्तान अजलन शाह कप हॉकी से है। ठीक है, और कुछ जैसे शतरंज से संबंधित कौन सा कप है? तो नायडू ट्रॉफी, खेतान ट्रॉफी, लीना रेस सिटी ट्रॉफी, ये सब किससे है? शतरंज से संबंधित ट्रॉफी है। यदि हम रोइंग से संबंधित ट्रॉफी देखें तो बेलिंगटन ट्रॉफी क्या है? रोइंग से संबंधित है। टेनिस से संबंधित देखें तो ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट, विंबलडन, USA ओपन, ऑस्ट्रेलिया ओपन, फ्रेंच ओपन, डेविस कप, होपमैन कप, ये सब क्या है? टेनिस से संबंधित है। और गोल्फ से संबंधित कुछ कप के बारे में देखें दोस्तों तो कनाडा कप, राइडर कप, बाकर कप, आइजनहावर कप, ये महत्वपूर्ण है गोल्फ से संबंधित। सारे जितने भी कप हैं गोल्फ से संबंधित, ये याद रखिएगा दोस्तों। कनाडा कप किससे संबंधित है? तो गोल्फ से, राइडर कप गोल्फ से, बाकर कप गोल्फ से और आइजनहावर कप गोल्फ से। तो ऑप्शन नंबर सी हॉकी है, सुल्तान अजलन शाह। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। रोग दर्द से उसी तरह संबंधित है दुर्घटना, ये तो अलग चीज है दोस्तों, रीजनिंग है, इसे हम लोग नहीं देख लेंगे। बाय द वे इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट में है, अब इसमें हमको 29 नंबर में प्रश्न में मिलेगा। नेक्स्ट प्रश्न 29 में लिखा है, प्रश्न नंबर 29 में, पशुओं के प्रति क्रूरता की रोकथाम भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई है, सूची में सूचीबद्ध है। तो कौन सी 7वीं अनुसूची के कौन सी सूची में बद्ध है? समवर्ती सूची या राज्य सूची, केंद्रीय सूची, मतलब कौन सी सूची में ये उपलब्ध है? ये प्रश्न पूछा गया हमसे। देखिए इसमें जो दिया गया है, जो पशुओं के प्रति क्रूरता है, यह है जो समवर्ती सूची में दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है, समवर्ती सूची में। ठीक है, पशुओं के खिलाफ क्रूरता का रोकथाम भारतीय संविधान के समवर्ती सूची में दिया गया है। समवर्ती सूची में केंद्रीय और राज्य दोनों सरकारें दोनों विचार कर सकती है, लेकिन केंद्र का मान सबसे पहले माना जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। 30 नंबर प्रश्न में चलते हैं दोस्तों। हाल ही में कहाँ 67वें राष्ट्रीय स्कूल खेलों का उद्घाटन किया गया है? 67वें स्कूल खेलों का उद्घाटन कहाँ किया गया हाल ही में? तो इसे देखें तो ये श्रीनगर में किया गया था। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट कीवर्ड, जनहित याचिका की अवधारणा कहाँ से उत्पन्न हुई? तो जनहित याचिका की अवधारणा कहाँ से? संयुक्त राज्य अमेरिका से शुरू हुई थी। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। वर्ष 1960 के दशक के मध्य संयुक्त राज्य अमेरिका में उत्पन्न हुई थी जनहित याचिका। पहला कानूनी सहायता कार्यालय न्यूयॉर्क में 1876 ईस्वी में स्थापित किया गया, और कानूनी सहायता सबसे पहले न्यूयॉर्क में। भारत में जनहित याचिका की अवधारणा भी शुरू की गई, और इसमें जो दिया गया है कि इसे जस्टिस PN भगवती ने पेश किया था। भारत में जो जनहित याचिका की शुरुआत हुई थी, किसने पेश किया था? PN भगवती ने जनहित याचिका की अवधारणा को अग्रदूत माना जाता है भारत में। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है, संयुक्त राज्य अमेरिका से स्टार्ट हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के संविधान का भाग 4 है जो स्पष्ट रूप से राज्यों को सुरक्षित नहीं करता है। तो भारत के भाग 4 है जो स्पष्ट रूप से राज्यों को
किससे सुरक्षित नहीं करता है? नौकरी पेशा महिलाओं के लिए मातृत्व अवकाश से सुरक्षित नहीं करता। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। तो भाग 4 में क्या है? तो भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेके 51 में मौलिक नीति निर्देशक तत्व के बारे में दिया गया है। भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व के बारे में भाग 4 में दिया गया है, जो 36 से 51 तक है। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा समाज सुधारक महिला शिक्षा और विधवा विवाह के लिए समर्पित था? महिला शिक्षा और विधवा विवाह के समर्पित था कौन? ये था ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ईश्वर चंद्र विद्यासागर था। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। शब्द संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण है। संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण क्या है? तो इसका कारण है, संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण है अपर्याप्त उत्पादन क्षमता। अपर्याप्त उत्पादन क्षमता संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण अपर्याप्त उत्पादन क्षमता होता है। ऑप्शन नंबर डी। प्राचीन भारत की निम्नलिखित लिपियों में से कौन सी एक बाएं से दाएं लिखी गई थी? तो प्राचीन भारत की जो लिपि थी, बाएं से दाएं लिखने वाला कौन सी लिपि है? तो यह है ब्राह्मी लिपि। जो बाएं से ब्राह्मी लिपि है, जो बाएं से दाएं लिखी जाती है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। इसमें राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है? तो राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का जो कार्यकाल होता है वो कितना होता है? राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष, जो भी आयु पहले हो। 6 वर्ष या 62 वर्ष। तो ऑप्शन नंबर 6 सी हमारा सही आंसर है। राज्य लोक सेवा आयोग 6 वर्ष या 62 वर्ष, जबकि 6 वर्ष या 60 वर्ष होनी चाहिए, 62 वर्ष नहीं। 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु तक के राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य बने रह सकते हैं, और वे राज्यपाल के पत्र लिखकर इस्तीफा दे सकते हैं, और राष्ट्रपति द्वारा उनका कार्यकाल समाप्त होने से पहले उन्हें हटाया भी जा सकता है। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। मराठों ने सर्वप्रथम किसके अधीन कार्य कर प्रशासनिक अनुभव प्राप्त किया? तो मराठों ने किसके अधीन रह करके अनुशासनिक कार्यकाल प्राप्त किया? प्रशासनिक कार्यकाल। तो मराठों ने किसके अधीन रहे थे? तो देवगिरी के यादवों के अधीन रह करके प्रशासनिक अनुभव प्राप्त किए थे। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट में दिया गया है, ये सब रीजनिंग है। आगे हम लोग देखते हैं। आगे मानव शरीर में पसलियों के कितने जोड़े हैं? तो मानव शरीर में पसलियों के जो जोड़े हैं वो कितने हैं? मानव शरीर में पसलियों के जोड़े कितना है? तो ये है 12 जोड़े हैं। 12 जोड़े या 24। मानव शरीर में रिब्स की संख्या 24 है या 12 जोड़े हैं। प्रत्येक पसली वक्ष के सामने की ओर अवस्थित से तथा पीछे की ओर वक्षीय कशेरुकाओं से संबंधित है। पसलियां कमान की भांति झुकी हुई होती हैं। ठीक है। सभी पसलियां मिलकर लगभग बेलनाकार पिंजरा बनाती है, जिसमें फेफड़ा तथा हृदय स्थित होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर। पसलियों की संख्या 12 जोड़ी है। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट में क्या दिया गया है कि नेक्स्ट में है, यदि आगे हम लोग देखते हैं, और आगे इसे मैथ है, यहाँ से हैं। जूट उत्पादन में सबसे प्रमुख प्रदेश कौन सा है? तो जूट उत्पादन में सबसे प्रमुख प्रदेश भारत का पश्चिम बंगाल है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। पश्चिम बंगाल जूट उत्पादन में सबसे प्रथम स्थान पर है भारत में। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट में दिया गया है, आधुनिक ओलंपिक खेल के अधिकतम अवधि हैं। तो आधुनिक ओलंपिक खेल के अधिकतम जो अवधि है, अधिकतम अवधि आधुनिक ओलंपिक खेल का, तो वो किससे संबंधित है? आधुनिक ओलंपिक खेलों की अधिकतम अवधि कितने दिन थी? आजकल जो कितने दिनों तक आधुनिक ओलंपिक खेली जा सकती है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर, यानी 16 दिनों तक आधुनिक ओलंपिक खेली जा सकती है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत 1896 में पहली बार किया गया था दोस्तों। पहली बार आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत कब की गई थी? 1896 में। ओलंपिक समिति की स्थापना भी 1896 में, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना 1896 में ही की गई थी। इसका मुख्यालय कहाँ? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है। स्विट्जरलैंड के लुसाने में है। स्विट्जरलैंड लुसाने में अंतर्राष्ट्रीय। ठीक है। तो 16 दिनों तक चलती है आधुनिक ओलंपिक। ठीक है दोस्तों। तो 1996 में 1896 में शुरू हुआ था, और इसका मुख्यालय कहाँ है? स्विट्जरलैंड के लुसाने में स्थित है। तब से यह आयोजन 1916, 1940, 1944 को छोड़कर हर 4 साल के अंतराल पर आयोजित किया गया है। और विश्व युद्ध के कारण 1916, 1940 और 1944 को आधुनिक ओलंपिक का आयोजन नहीं किया गया था। बाकी हर 4 साल पर ओलंपिक कर ही दिए जाते हैं। देखिए, ओलंपिक ध्वज 1914 में बैरोन डी कुवर्टिन द्वारा डिजाइन किया गया था।
ओलंपिक शपथ 1920 में पहली शपथ विक्टर बॉन ने ली थी, विक्टर बॉन लिखी थी। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा 16। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों, 16 दिन बाद आधुनिक ओलंपिक, वह पंचवर्षीय योजना जिसका 4 सरकारों ने अपने अपने तरीके से प्रारूप तैयार किया था, कौन थी? वो कौन सी पंचवर्षीय योजना था जिसमें 4 सरकारों ने अपने अपने तरीके से प्रारूप तैयार किया था? तो वह पंचवर्षीय योजना 8वीं पंचवर्षीय योजना था। उस पंचवर्षीय योजना का नाम क्या है? 8वीं पंचवर्षीय योजना, जिसमें 4 सरकार मिलकर इसमें प्रारूप अपने अपने तरह से किए थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो गया? डी हमारा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्या है? 55 नंबर प्रश्न में, भारत के किस भाग में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है? सबसे अधिक दैनिक तापांतर भारत के किस भाग में पाया जाता है? तो यह जो है भारत के किस भाग में सबसे अधिक? राजस्थान के मरुस्थलीय भाग क्षेत्रों में पाया जाता है सबसे अधिक दैनिक तापांतर। सबसे अधिक दैनिक तापांतर राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर है। आगे की ओर चलते हैं दोस्तों। हाल ही में किस देश ने बिना वीजा के यात्रा की अनुमति दी है? तो वो कौन सा देश है जो बिना वीजा के यात्रा की अनुमति दी है? तो यह देश का नाम है थाईलैंड। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। बेल्जियम की राजधानी क्या है दोस्तों? तो बेल्जियम की राजधानी क्या है? वह है बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स। ब्रुसेल्स है जो बेल्जियम की राजधानी है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। ब्रुसेल्स बेल्जियम की राजधानी है। जार्डन की राजधानी अम्मान है। नाइजीरिया की राजधानी ग्लासगो है। और माली बमाको की राजधानी क्या है? माली है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। ब्रुसेल्स है जो बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। फारस के सुल्तान मिर्जा शाहरुख के राजदूत अब्दुल रज्जाक ने किस विजयनगर सम्राट के शासनकाल में के विजय तो जो सुल्तान मिर्जा शाहरुख जो थे, राजदूत के अब्दुल रज्जाक मिर्जा शाहरुख और राजदूत अब्दुल रज्जाक ने किस विजयनगर सम्राट के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा किया था? देखिए, अब्दुल रज्जाक और मिर्जा शाहरुख है जो किसके शासनकाल में किसके विजयनगर साम्राज्य में आया था? देवराय प्रथम के समय में। ऑप्शन नंबर देवराय द्वितीय के समय में अब्दुल रज्जाक आया था। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। देवराय द्वितीय के समय में अब्दुल रज्जाक भारत आया था। देखिए, देवराय प्रथम है तो देवराय प्रथम जो थे, देवराय प्रथम के बाद उसका पुत्र रामचंद्र 1422 ईस्वी में सिंहासन पर बैठता है, परंतु वह कुछ महीने बाद ही मृत्यु हो जाती है। रामचंद्र के बाद उसका भाई वीर विजय गद्दी पर बैठता है, लेकिन उसका शासनकाल अल्पकालीन रहता है। और अगला शासक वीर विजय का पुत्र देवराय द्वितीय है। 1422 से लेकर 1446 ईस्वी तक हुआ। और देवराय द्वितीय खुरासान के शासक शाहरुख का राजदूत अब्दुल रज्जाक देवराय द्वितीय के समय में विजयनगर आया था। फरिश्ता के अनुसार जो उनके करीब 2000 मुसलमानों को अपनी सेना में भर्ती किया और उन्होंने ठीक है देवराय द्वितीय के समय में। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों आगे की ओर। इसमें देखकर तरंग और आगे हम लोग देखते हैं। एक परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या किसके बराबर होती है? तो एक परमाणु में जो न्यूट्रॉनों की संख्या होती है वो किसके बराबर होती है? तो एक परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या द्रव्यमान संख्या और परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या में परमाणु संख्या घटा देंगे तो आपको न्यूट्रॉन की संख्या निकल जाएगी। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं। हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? हड़प्पा काल के तांबे का जो रथ है हम लोग कहाँ से प्राप्त किए हैं? दाइमाबाद से। तांबे का रथ हड़प्पा काल में दाइमाबाद से प्राप्त हुआ है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। दाइमाबाद कहाँ है? दाइमाबाद नदी किनारे है। कहाँ है दाइमाबाद? हड़प्पा किनारे है। जो हड़प्पा स्थल है वो कहाँ है? दाइमाबाद में। हड़प्पा के काल में तांबे का जो रथ मिला था वो दाइमाबाद से मिला था। ऑप्शन नंबर और यह दाइमाबाद कहाँ है? महाराष्ट्र में स्थित है। सी हमारा सही आंसर। 68 में चलते हैं दोस्तों। भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग किस माध्यम से करते हैं? तो भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग सीधे या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करते हैं। ऑप्शन नंबर या तो सीधे करते हैं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के समक्ष करते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित 4 ये तो आपको रीजनिंग हो जाएगा। बिहार के पारंपरिक छड़ी कठपुतली को के रूप में जाना जाता है? तो कठपुतली को किस रूप में जाना जाता है बिहार के पारंपरिक छड़ी कठपुतली को? तो यमपुरी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। उसे यमपुरी भी कहते हैं।
कौन सी है? कठपुतली, यमुनापुरी। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। 70 का आंसर क्या होगा? यमुनापरी, यमुनापरी या यमुनापुरी के नाम से जाना जाता है कठपुतली नृत्य को। पारंपरिक छड़ी कठपुतली नृत्य को यमुनापुरी के नाम से जाता है। तमिलनाडु में बुम्बल तल्लम, उड़ीसा में सखी कुंदेरी और महाराष्ट्र में कठपुतली बाहुल्य। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है, डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों। पंडित आनंद गोपाल बंदोपाध्याय बनारस घराने के वादक थे। तो पंडित आनंद गोपाल बंदोपाध्याय थे, किस घराने के थे? बनारस घराने के। क्या थे? तो बनारस घराने के जो पंडित बंदोपाध्याय थे वो क्या थे? बनारस घराने के। तो वो जो थे आपको तबला वादक थे। पंडित बंदोपाध्याय बनारस के तबला वादक थे। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। विधि शासन से क्या अभिप्राय है? विधि का शासन से क्या समझते हैं आप? तो विधि का शासन से हम लोग क्या समझते हैं? तो सभी के लिए एक अधिनियम और सभी के लिए एक न्यायिक न्यायपालिका। क्या क्या है? सभी के लिए अधिनियम और सभी के लिए एक न्यायपालिका, ये विधि के शासन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। संविधान की व्याख्या से जुड़े किसी भी मामले में की सुनवाई के लिए आवश्यक उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की न्यूनतम संख्या है। तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की न्यूनतम संख्या कितनी है? तो यह न्यूनतम संख्या 5 है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर 5 है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। नेक्स्ट में कहा गया है कि यदि हम जीएनपी के मूल ह्रास को घटाते हैं तो कौन सा समग्र आय प्राप्त होगी? यदि हम जीएनपी में से मूल ह्रास घटाते हैं तो हमको एनएनपी प्राप्त होगा। तो 5 होता है सुनवाई के लिए आवश्यक उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की न्यूनतम संख्या 5 है। कितना? 5। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है यदि हम जीएनपी, ठीक है वो 5 है जीएनपी में, सॉरी दोस्तों, यदि हम जीएनपी में मूल ह्रास को घटा देते हैं तो हमें क्या मिलेगा? एनएनपी यानी नेशनल प्रोडक्ट मिलेगा, यानी शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद मिलेगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट में है निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा या मुद्राएं कृत्रिम समझी जाती है? तो कौन सी मुद्राएं कृत्रिम समझते हैं हम लोग? तो इसमें से एसडीआर है जो कृत्रिम मुद्रा है। कृत्रिम मुद्रा कौन है? एसडीआर। एसडीआर इसमें से क्या है? तो कृत्रिम मुद्रा है एसडीआर। ठीक है दोस्तों, एसडीआर कृत्रिम मुद्रा है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। आगे की ओर चलते हैं और आगे की ओर हम लोग चलते हैं। यदि इसमें देखें हम तो इसमें क्या दिया गया है? अंग्रेजी भारत सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एक एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई थी? तो एनफील्ड राइफल कब शामिल किया गया था? एनफील्ड राइफल है जो आपको 1856 में। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी सी हमारा सही आंसर है। आगे चलते हैं। अंग्रेजी भारत सेना ने चर्बी वाले कारतूस से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की थी? तो अंग्रेजी सेना ने एनफील्ड राइफल को कब शामिल किया गया था? तो इन्होंने अंग्रेजी शासकों ने एनफील्ड राइफल को कब? तो जनवरी 1857 में शामिल किया गया था। जनवरी 1857 में शामिल किया था। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। एनफील्ड को भारत में 1856 में पेश किया गया था और अगस्त 1956 को फोर्ट विलियम कलकत्ता के गोमांस वाले कारतूस का निर्माण किया जा रहा था। जनवरी 1857 में ब्रिटिश भारतीय सेना ने चर्बी वाले कारतूस के साथ नई एनफील्ड राइफल पेश की थी। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट में क्या है? एक अर्थव्यवस्था में रेड टेप क्या दर्शाता है? एक अर्थव्यवस्था जो रेड टेप है वो क्या दर्शाएगा? तो औपचारिक नियमों के अनुरूप कठोरता को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। औपचारिक नियमों के अनुरूप कठोरता को, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं। भारतीय औद्योगिक वित्त निगम की स्थापना कब की गई? भारतीय औद्योगिक वित्त निगम की स्थापना कब की गई? तो इसकी स्थापना वर्ष 1948 में की गई। भारतीय औद्योगिक वित्त निगम की स्थापना वर्ष 1948 में किया गया। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट में दिया गया है तो आईएफसीसीआई माने एफसीआई को आईएफसीसीआई भारतीय औद्योगिक वित्त निगम की स्थापना कब हुई थी? भारतीय औद्योगिक वित्त निगम की स्थापना वर्ष 1948 में हुई थी। ऑप्शन नंबर कब होगा दोस्तों? वर्ष 1948 में भारतीय वित्त निगम की स्थापना कब हुई थी? 1948 में। 1948 में कब हुआ था? 1948 में।
हम लोग यहाँ पढ़ रहे थे। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। 1948 में हुआ था। भारतीय औद्योगिक वित्त निगम की स्थापना 1948 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अर्थव्यवस्था के विकास के लिए केंद्रीयकृत नियोजन सर्वप्रथम कहाँ अपनाया गया था? तो अर्थव्यवस्था के विकास के लिए केंद्रीकृत नियोजन सर्वप्रथम कहाँ अपनाया गया था? केंद्रीकृत नियोजन तो यह पूर्व सोवियत संघ में आयोजन किया गया था। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, इसमें दिया गया है सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित नौकायन झील है। तो सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित नौकायन झील का नाम है, तो उसका नाम कहाँ है? टिटिकाका झील सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित नौकायन झील है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट में है नंबर्स टू लाई पुस्तक लेखक कौन है? ठीक है, नंबर्स डू लाई पुस्तक के लेखक कौन है? नंबर्स डू लाई पुस्तक के लेखक, आपको इसमें से नंबर्स डू लाई पुस्तक के लेखक कौन है? तो आकाश चोपड़ा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नंबर्स डू लाई पुस्तक लेखक आकाश चोपड़ा। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है, जो क्रिकेटर है। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट में है यदि भारत में एक राष्ट्र एक चुनाव को साकार करना है तो भारतीय संविधान में के किस अनुच्छेद के में संशोधन आवश्यकता है? कौन से अनुच्छेद में संशोधन करके एक राष्ट्र एक चुनाव किया जा सकता है? तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर अनुच्छेद 83 में यह बताया गया कि लोकसभा की अवधि इसकी पहली बैठक की तारीख के 5 वर्ष के लिए होगी। ठीक है, तो इसका भी अनुच्छेद 172 का भी संशोधन करना पड़ेगा। अनुच्छेद 356 को भी, अनुच्छेद 83 को भी संशोधन करना पड़ेगा। तो उपरोक्त में सभी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट में क्या गया है कि सही उत्तर इसकी गतिज ऊर्जा की स्थिति होती है। तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, ठीक है, और इनमें से सभी। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट में है कण स्थिर परिणाम बल द्वारा क्रियान्वित होता है जो हमेशा कण के वेग के लंबवत होता है। कण की गति एक समतल सतह में होती है। यह इस प्रकार होता है क्योंकि इसका जो त्वरण स्थिर, क्योंकि इसका गतिज ऊर्जा स्थिर होता है। देखिए, एक कण स्थिर परिणाम के बल द्वारा क्रियान्वित होता है, स्थिर परिणाम के बल द्वारा क्रियान्वित होता है, जो हमेशा कण के वेग के लंबवत होता है। जो हमेशा क्या होता है? कण के वेग के लंबवत होता है। कण की गति एक समतल सतह में होती है। यह इस प्रकार होता है क्योंकि इसकी गतिज ऊर्जा स्थिर होती है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? हो गया। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों, आगे है इसमें निम्नलिखित में से कौन केंद्र राज्य वित्तीय संबंध निर्धारण करता है? केंद्र राज्य वित्त संबंधित निर्धारण वित्त आयोग करता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। केंद्र राज्य के वित्तीय संबंधित निर्धारण वित्त आयोग अनुच्छेद 280 के तहत करता है। वित्त आयोग एक न्यायिक निकाय के रूप में गठित किया गया है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। यह भारतीय राष्ट्रपति द्वारा हर 5वें वर्ष या इससे पहले उनके अनुसार आवश्यक समय में गठित किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट में बॉल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है? तो बॉल पेन है जो आपको बॉल पेन गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। बॉल पेन गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत पर। नेक्स्ट की ओर, निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर अंतरिक्ष में एक रॉकेट काम करता है? तो किस सिद्धांत पर अंतरिक्ष में एक रॉकेट काम करता है? वो कौन सा सिद्धांत है? तो अंतरिक्ष में एक रॉकेट काम करता है संवेग के संरक्षण के सिद्धांत, संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है रॉकेट। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों, यदि किस हड्डी को ब्यूटी बोन सुंदरता की हड्डी के नाम से जाना जाता है? तो ब्यूटी बोन सुंदरता के नाम से हड्डी से किसे कहते हैं? तो सुंदरता की नाम की हड्डी को क्लेविकल की हड्डी को कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। ब्यूटी बोन किसे कहते हैं? क्लेविकल की हड्डी को। ठीक है, क्लेविकल की हड्डी 3 प्रमुख कार्य होता है। यह ऊपरी बाह्य के ट्रंक के संबंध मेखला के से भाग के रूप में जोड़ता है। ऊपरी बाह्य तक जाने वाली अंदरूनी तंत्रिकाएं बाहिका संरचना को रक्षा करती है और ऊपरी बाह्य के अच्छे कंकाल तक बल का संरक्षण करता है। देखिए, और वैकल्पिक हड्डी को ब्यूटी बोन भी कहा जाता है। वैकल्पिक नहीं, क्वेलेविकल हेल को क्या कहते हैं हड्डी को? तो क्वेलिकल हड्डी को ब्यूटी बोन कहते हैं। और ब्यूटी बोन
स्कैपुला के एक्रोमियन के स्टेरम के मैनोविरियम तक फैली होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर। केंद्र सरकार द्वारा नई वन नीति की घोषणा किस वर्ष की गई? तो केंद्र सरकार द्वारा नई वन नीति की घोषणा किस वर्ष की गई थी? तो केंद्र सरकार द्वारा नई वन नीति की घोषणा कब की गई थी? वर्ष 1925 में। केंद्र सरकार द्वारा नई वन नीति की घोषणा वर्ष 1925 में की गई थी। 1900 सबसे पहले कब की गई थी? 1925 में, लेकिन उसके बाद इसे संशोधन करके 1988 में संशोधन कर दिया गया। केंद्र सरकार द्वारा वन नीति 1925 में लाया गया था, लेकिन वर्ष 1988 में संशोधित करके नई वन नीति घोषित की गई थी। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हैं दोस्तों, सुपरनोवा क्या है? सुपरनोवा क्या है, इसके बारे में दिया गया है। तो सुपरनोवा है जो क्या है? सुपरनोवा एक तरह का मृतप्राय तारा है। सुपरनोवा, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। सुपरनोवा एक तरह का मृतप्राय तारा है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है होगा। ठीक है, जब किसी तारे के केंद्र में हीलियम, कार्बन और कार्बन भरी पदार्थ जैसे लोहे में परिवर्तन होने लगता है तो तारे में विस्फोट होता है, जिसे सुपरनोवा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग दोस्तों 109 की ओर। धातुओं का गुण जिसके कारण उन्हें पीट कर सीट में परिवर्तित किया जाता है कहलाता है। जिसे पीट कर हम लोग किसमें? सीट में परिवर्तित करते हैं, तार के रूप में नहीं, सीट के रूप में परिवर्तित करते हैं। तो उस किस गुण के कारण होता है? धातु के कौन से गुण के कारण वो सीट के रूप में होता है? तार के रूप में नहीं, सीट के रूप में। तो आघात वर्धीनता के कारण। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। मेलेबिलिटी के कारण या आघात वर्धीनता के कारण। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, इसमें शेरशाहकालीन प्रशासन में फौजदार था। तो शेरशाहकालीन प्रशासन में फौजदार जो था वो क्या था? एक कोषाध्यक्ष था। फौजदार एक तरह का कोषाध्यक्ष था। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस कब मनाया जाता है? तो जो वृद्धजन दिवस है, अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस किस तारीख को मनाते हैं? तो 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस मनाते हैं, 1 अक्टूबर को। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय संसद में मंत्रिपरिषद की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों का वर्णन करता है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय संसद में मंत्रिपरिषद की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों का वर्णन करता है? तो मंत्रिपरिषद की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों का वर्णन अनुच्छेद 74 करता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। कौन अनुच्छेद 74 भारतीय संसद में मंत्रिपरिषद की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों का वर्णन करता है? ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। राष्ट्रपति भारत का संवैधानिक प्रमुख है, जबकि प्रधानमंत्री वास्तविक प्रमुख होता है। दोस्तों, राष्ट्रपति संवैधानिक प्रमुख होता है, जबकि प्रधानमंत्री वास्तविक प्रमुख होता है। औपचारिक दृष्टि से भारत में राज्य यानी देश, राज्य का मतलब देश का प्रधान राष्ट्रपति, जबकि सरकार का प्रधान प्रधानमंत्री होती है। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, कि मंत्रिपरिषद है जो सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति, पूरी मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। संघीय मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता कौन करते हैं? तो संघीय मंत्रिमंडल की बैठक की जो अध्यक्षता है वो कौन करते हैं? तो उसकी बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रपति करते हैं, प्रधानमंत्री करते हैं। संघीय मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं। यदि अनुच्छेद 54 को देखें दोस्तों, तो राष्ट्रपति के निर्वाचन एक निर्वाचन मंडल द्वारा होता है। इसका वर्णन दिया गया अनुच्छेद 54 में। राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होगा एक निर्वाचन मंडल के द्वारा होगा, इसका वर्णन अनुच्छेद 54 में दिया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 54 में। तो इस प्रकार हम लोग देखें तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। यदि अनुच्छेद 62 को देखें दोस्तों, तो इसमें राष्ट्रपति के पद की रिक्ति के भरने के लिए निर्वाचन का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन की व्यक्ति की पदावधि का वर्णन दिया गया अनुच्छेद 62 में। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। आगे की ओर चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट में दिया गया है, आगे क्या है? इसमें दिया गया है कि नेक्स्ट में है, हम लोग देखें इसमें तो तो मैथ है, यहाँ पर है अनुच्छेद 239 किसके संबंधित है? ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों। अनुच्छेद जो 239 है किससे संबंधित है? अनुच्छेद जो 239 है, अनुच्छेद 239 वो आपको राष्ट्रपति द्वारा केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर राष्ट्रपति द्वारा केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासन से संबंधित। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है, अनुच्छेद 239। जबकि अनुच्छेद 239 के ए में दिल्ली से संबंधित विशेष प्रावधान दिए गए हैं और संविधान के 69वें संशोधन अधिनियम 1991 के प्रारंभ होने की तिथि है। दिल्ली के बारे में 69वें संविधान संशोधन 1991 से किया गया है और उसे कहाँ रखा गया? अनुच्छेद 239 के ए में रखा गया है। ठीक है, और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली कहा जाता है, एनसीआर कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, कार्यात्मक समूह COOH का प्रतिनिधित्व
करता है। तो COOH का प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो COOH जो का प्रतिनिधित्व कार्बोजेलिक एसिड करता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है, कार्बोजेलिक एसिड। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। इसमें हम लोग क्या देखेंगे? तो नेक्स्ट में है पनियान तथा इरुला जनजाति किस राज्य में निवास करती है? तो पनियान और इरुला जनजाति है जो आपको किस राज्य में है? पनियान और इरुला तमिलनाडु राज्य में है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। पनियान और इरुला जनजाति तमिलनाडु राज्य में है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। और दक्षिण भारत में नीलगिरी की पहाड़ी पर निवास करने वाली एक अत्यधिक श्याम वर्ण आदिम जाति का नाम इरुला है। ऑप्शन नंबर ए बी हमारा सही आंसर है। जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से ये तो आपको रीजनिंग हो जाएगा दोस्तों। आगे की ओर हम लोग चलते हैं। आगे है आधुनिक ओलंपिक स्वर्ण पदक का प्रमुख घटक है। तो आधुनिक ओलंपिक स्वर्ण पदक का प्रमुख घटक कौन है? आधुनिक ओलंपिक स्वर्ण पदक का प्रमुख घटक कौन है? तो इसमें देखिए रजत है। प्रमुख घटक रजत है। जो स्वर्ण पदक मिलता है उसमें से सबसे अधिक क्या मिला रहता है? चांदी मिला रहता है उसमें 92% रजत मिला रहता है। 92.5% क्या मिलता है स्वर्ण पदक में? चांदी मिला रहता है। ठीक है, सोना उसमें मात्र कितना 7.5% ही होता है। सोना 7.5% ही होता है सोना, बाकी कितना क्या होता है? चांदी होता है। सोना लगभग 6 ग्राम ही होता है, लगभग या न्यूनतम कह सकते हैं 6 ग्राम। उसमें और 1% 1.5% कुछ और मिलाया जाता है। 6 ग्राम सोना होता है। ठीक है, और सभी ओलंपिक पदक कम से कम 60 मिलीमीटर व्यास और 3 मिलीमीटर मोटे होने चाहिए। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। किसके मत में 1857 की क्रांति आरंभ में सैनिक विद्रोह था जो बाद में राष्ट्रीय विद्रोह और स्वतंत्रता संग्राम में परिणत हो गया? यह किसके दिमाग में था या किसकी दिमाग की उपज है? किसने कहा था कि 1857 की जो क्रांति है स्वतंत्रता संग्राम है और राष्ट्रीय विद्रोह है और पहले उन्होंने सैनिक विद्रोह माना लेकिन बाद में राष्ट्रीय विद्रोह कहा और स्वतंत्रता संग्राम माना। तो वो कौन थे? बीडी सावरकर थे। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। बीडी सावरकर जी ने ऐसा माना था। ऑप्शन नंबर ए हमारा एस एन सिन्हा ने कहा था। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा दोस्तों। एस एन सिन्हा ने कहा था, एस एन सेन ने कहा था। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। भारत के किस राज्य में ईसाई जनसंख्या प्रतिशत सर्वाधिक है? ईसाई जनसंख्या का प्रतिशत भारत के किस राज्य में है? तो यह जो है आपको दोस्तों भारत के मिजोरम में सबसे ज्यादा ईसाई जनसंख्या आबादी है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है, मिजोरम में सबसे ज्यादा। नेक्स्ट को चलते हैं। नेक्स्ट देखें, अगर एक व्यक्ति रिकेट से पीड़ित है तो व्यक्ति में कमी है। यदि वो रिकेट से पीड़ित है तो व्यक्ति में विटामिन डी की कमी है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। कौन सी विटामिन? विटामिन डी की कमी है। रिकेट से यदि पीड़ित है तो रिकेट हड्डियों का यह रोग है दोस्तों, और यह बच्चों में प्रायः होता है। बच्चों में हड्डियों का नरमाई या कमजोरी होने के सूखा रोग कहते हैं। ठीक है, तो विटामिन डी से संबंधित है और विटामिन ए आंखों से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट में दिया गया है संसद संविधान के तहत भारत की आधिकारिक भाषा के प्रावधान में संशोधन कर सकती है। संसद तो किस प्रकार संशोधन कर सकती है आधिकारिक भाषा? तो इसके सदस्य का एक साधारण बहुमत के द्वारा कर सकती है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। कौन सा नियम एक कंडक्टर में विभव अंतर और इसके माध्यम से बहने वाले विद्युत प्रवाह के बीच संबंध बताता है? कौन सा नियम यह बताता है विद्युत प्रवाह के बीच संबंध? यदि हम इसे देखें दोस्तों तो यह जो है आपको ओम का नियम बताता है। ओम का नियम बताता है कि कंडक्टर में विभव अंतर और इसके माध्यम से बहने वाले विद्युत प्रवाह के बीच संबंध बताता है। कौन सा नियम? ओम का नियम। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट को चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट में दिया गया है, इसमें है इथेनॉल का एथेनोइक अम्ल में परिवर्तन निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया का उदाहरण है? इथेनॉल का एथेनोइक अम्ल में परिवर्तन निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया का उदाहरण है? तो इथेनॉल का एथेनोइक अम्ल में परिवर्तन किसके कारण है? तो यह जो है आपको ऑक्सीकरण अभिक्रिया का कारण है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया कारण है इथेनॉल का एथेनोइक अम्ल में परिवर्तन निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया कारण है? एथेनोइक अम्ल में, तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया कारण है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। 39 में है स्वपोषी अपने भोजन का संग्रहण किसके रूप में करते हैं? तो स्टार्च के रूप में। स्वपोषी है जो अपने भोजन का संग्रहण स्टार्च के रूप में करते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। 40 नंबर प्रश्न चलते हैं। 40 नंबर प्रश्न ये नहीं है दोस्तों, आगे की ओर चलते हैं। आगे क्या है? तो नेक्स्ट प्रश्न, उस बौद्ध ग्रंथ का नाम बताइए जिसे भिक्षुओं के लिए नियम शामिल है। तो वो बौद्ध ग्रंथ कौन सा है जिसमें भिक्षुओं के नियम शामिल है? तो बौद्ध ग्रंथ है विनय पिटक।
विनय पिटक वह बौद्ध ग्रंथ है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। बौद्ध पिटक है, बौद्ध ग्रंथ में विनय पिटक है जो बिच्छुओं के लिए संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। विनय पिटक त्रिपिटक में पहला है, विनय पिटक है जो त्रिपिटक में पहला है। इसमें 5 पुस्तक शामिल किए गए हैं। विनय पिटक बौद्ध संघ के सभी नियम लिखे गए हैं विनय पिटक में। देखिए 3 पिटक है, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक, ठीक है। तो विनय पिटक में भिक्षुओं के नियम के बारे में दिया गया है। यदि नियम के बारे में पूछे तो विनय पिटक, मूल सैद्धांतिक खंड का बारे में पूछे तो सुत्त पिटक, और अभिधम्म पिटक है जो आपको बौद्ध के पारंपरिक विहित ग्रंथों के जो संग्रह है उसमें अभिधम्म पिटक है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है, विनय पिटक। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे कम है? तो किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे कम है? तो वो राज्य कौन है? नागालैंड। नागालैंड की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे कम है, माइनस में 0.5 देखी गई है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सेल्यूलोसिक फाइबर का उदाहरण है? तो सेल्यूलोसिक फाइबर का उदाहरण इनमें से कौन सा है? तो नायलॉन है सेल्यूलोसिक फाइबर का उदाहरण, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। रेयान, कपास, भांग, जूट और लीलन सेल्यूलोज से बने होते हैं। रेयान, लीलन और जूट ये सब किससे बने होते हैं? सेल्यूलोज से। जबकि नायलॉन, पॉलिस्टर आदि गैर सेल्यूलोज फाइबर से बने होते हैं, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या होगा दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है, नायलॉन नहीं बना हुआ। नायलॉन है जो गैर सेल्यूलोसिक फाइबर का उदाहरण है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में रीजनिंग है दोस्तों, लगातार रीजनिंग है। इसमें हम लोग देखते हैं 148 नंबर प्रश्न में, हाल ही में किस देश ने एआई सुरक्षा शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है? एआई सुरक्षा शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने वाला देश कौन है? यूके है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट एंड लास्ट प्रश्न की ओर। यदि आप लोग दोस्तों हमारे चैनल पर भारतीय संविधान और भारतीय इतिहास का चैप्टर वाइज प्रश्न क्वेश्चन पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं, वहां पर आपको सारी वीडियो चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव प्रश्न के रूप में मिलेंगे दोस्तों, वो भी प्रीवियस ईयर प्रश्न के रूप में। तो प्लीज आप लोग जाकर विजिट करें और वॉच करें दोस्तों। हमें पूरा विश्वास है कि आप पढ़ेंगे तो आपको जो प्रैक्टिस सेट बनाते हैं उसमें काफ़ी लाभ मिलेगा और आप अच्छा परफॉर्म करेंगे दोस्तों। और हमें इस बात की पूरी विश्वास है, तो आप लोग जरूर जाएं। और यदि आप लोगों को अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों ग्रुप में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना भूले दोस्तों। यदि आप नए हैं तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए हम लोग लास्ट प्रश्न देखते हैं। भारत के संविधान की चौथी अनुसूची निम्नलिखित में से क्या कार्य करती है? भारत के संविधान की चौथी अनुसूची का कार्य क्या है? तो भारतीय संविधान की चौथी अनुसूची का कार्य है, क्या कार्य है? तो इसमें राज्यसभा की सीटों का आवंटन है जो भारतीय अनुसूची की चौथी अनुसूची का कार्य है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है, राज्यसभा में सीटों का आवंटन चौथी अनुसूची में। यदि हम देखें भारतीय संविधान की में कितनी अनुसूची है तो 12 अनुसूचियां हैं भारतीय संविधान में। 12 अनुसूचियां हैं। पहली अनुसूची में क्या है? भारतीय संविधान की पहली अनुसूची में राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का नाम दिया गया है पहली अनुसूची में। दूसरी अनुसूची में तो भत्ते और विशेषाधिकार का प्रावधान है दूसरी अनुसूची में, भत्ता और विशेषाधिकार का प्रावधान क्या है दूसरी अनुसूची में। तीसरी अनुसूची में शपथ, पहले क्या है? पहला राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश, दूसरा में पहले वेतन और भत्ते के बारे में दिया गया दूसरी अनुसूची में। तीसरी अनुसूची में तब शपथ लेगा, तीसरी अनुसूची में शपथ लिया जाएगा। और शपथ कौन लेगा? पुष्टिकरण उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में शामिल होगा शपथकरण का। और भारतीय संविधान की चौथी अनुसूची में राज्यसभा में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए सीटों का आवंटन का बंटवारा किया गया है चौथी अनुसूची में। और पांचवी अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है दोस्तों, पांचवी अनुसूची में। जबकि छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों से के प्रशासन से संबंधित है छठी अनुसूची में। जबकि सातवीं अनुसूची में 3 विधायी सूचियां दी गई है, जैसे कि संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, ठीक है। और 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का वर्णन दिया गया। भारतीय संविधान में मान्यता प्राप्त कितने हैं? 22 आधिकारिक भाषाओं का वर्णन 8वीं अनुसूची में दिया गया है। और 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार से संबंधित है दोस्तों, 9वीं अनुसूची भूमि सुधार से संबंधित है। जबकि 10वीं अनुसूची क्या है? तो दल बदल कानून से संबंधित है। संसद, राज्य, विधानसभा में सदस्यों की अयोग्यता यानी दल बदल कानून से संबंधित क्या है? आपको 10वीं अनुसूची। और 11वीं अनुसूची आपको पंचायती राज के से संबंधित है। 11वीं अनुसूची क्या है? पंचायती राज से संबंधित है। जबकि 12वीं अनुसूची नगर पालिका से संबंधित है। तो हम पूरा का पूरा आपको बता दिया दोस्तों। इसके साथ ही इस वीडियो को समाप्त करते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। यदि आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें जरूर से जरूर, और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें। जितने लोगों के पास शेयर करेंगे हमारा कॉन्फिडेंस लेवल उतना बढ़ेगा दोस्तों। और आप लोग जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें। तो चलिए इसके साथ ही इस वीडियो को समाप्त करते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।